नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो हम लोग देख रहे थे जो दृष्टि पब्लिकेशन का जो एनसीईआरटी सीरीज है हिस्ट्री का, उसे हम लोग कवर कर रहे थे। उसी में हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ आपका विद्रोह दे दिया गया, दूसरी तरफ वो किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए भीलों का विद्रोह, तो भीलों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो भीलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में किया गया। गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह, तो गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ। मंडों का विद्रोह राजस्थान में, मेडों का विद्रोह और संथालों का विद्रोह बंगाल तथा बिहार में हुआ। तो इस प्रकार जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, भीलों का विद्रोह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, उड़ीसा में गोंडों तथा खोंडों का विद्रोह और राजस्थान में मेडों का विद्रोह तथा बंगाल और बिहार में संथालों का विद्रोह हुआ। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह भी हुआ और महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह भी हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और वो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्या कारण थे। तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? तो इसमें से देखिए जो पहला कारण है ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, ये तो सही है, ये तो था ही। धर्म और जाति के नष्ट होने का डर, ये भी था। किसान और दस्तकारों की बर्बादी, ये भी था। भारतीय सैनिकों की शिकायतें। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। देख लेते हैं इसका व्याख्या। विद्रोह का कारण भारत में ब्रिटिश नीतियों से उत्पन्न व्यापक असंतोष था। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की जो नीति थी और उस कारण जो भारत के जो अनेक शासक थे या सरदार थे वो काफ़ी असंतोष में थे। उनकी भू राजस्व की नई व्यवस्था भी असंतोष का कारण बना। अंग्रेजों की नीति और आचरण ने जनता में यह भय पैदा कर दिया। तो अंग्रेजों की जो नीति और जो आचरण थी, इससे जनता में यह भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया था कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म तथा रीति रिवाजों को नष्ट कर देने पर तुला हुआ है। कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कानून नियम वगैरह वो ला रहा था उस समय अंग्रेज, जिससे यहाँ के जो लोग हैं उसको लग रहा था ये हम लोग का धर्म ही ख़त्म कर देगा, यहाँ के रीति रिवाज ही ख़त्म कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ देखिए आगे एक और कारण क्या था, तो भारतीय सिपाहियों की अपनी भी कुछ खास शिकायतें थी, जैसे उन्हें समुद्र पार भेजना। इससे क्या था, तो देखिए हिंदुओं का एक धार्मिक विश्वास था कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म नष्ट हो जाता है, तथा सैनिकों की दी जाने वाली कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाने की जो खबर थी वह विद्रोह का तत्कालीन कारण भी बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा है वो क्या, पोलीगर कौन थे। तो पोलीगर कौन थे? तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार। देख लेते हैं व्याख्या। 1795 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ज़बरदस्त विद्रोह हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह को भारत की स्वाधीनता का पहला युद्ध भी कहा है। इस विद्रोह का नेतृत्व जमींदारों ने किया था और दक्षिण भारत के कुछ भागों में इन जमींदारों को पोलीगर कहते थे। इस प्रदेश के अधिकांश राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मगर पोलीगरों ने जनता की मदद से विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के प्रमुख जो नेता थे उनका नाम था मुरुद पांड्या, कोटाबोमन और पाइचे राजा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बहावियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो बहावियों कौन थे उसके बारे में बात कर रहा था, बहावियों से संबंधित। तो देखिए बहावी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय
के अनुयायी थे। दूसरा, बहावियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1830 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के विरोध के बाद तक जारी रही। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही दिया गया है। देख लेते इसका जो व्याख्या को। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। वहाबी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए धर्म युद्ध में शामिल होने हेतु जनता का आह्वान किया और ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। बंगाल और बिहार के कारीगरों और किसानों में इन बहावियों की तादाद काफ़ी अधिक थी। चलिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था वो कंप्लीट होता। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 को देख लेते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन था। तो छठा जो आपका चैप्टर उसका नाम क्या है? तो देखिए, सन 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियाँ और प्रशासन। तो 1858 के बाद जो भारत में जो ब्रिटिश के द्वारा जो बनाए गए थे नीतियाँ और उस प्रशासन किस प्रकार किया जा रहा था, उससे संबंधित इसमें क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया था? तो कंपनी का जो शासन समाप्त कर दिया गया था 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद ही इसको समाप्त कर दिया गया था, जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट संसद ने एक अधिनियम पास किया और इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में बदल गया। उस समय विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। ब्रिटेन में सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट थी। ब्रिटिश सरकार वहाँ की पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की 1858 ईस्वी की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कथन, महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गई राजज्ञा गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई। बिल्कुल सही है। जो पत्र दिया गया था, राजज्ञा पत्र विक्टोरिया का, उसे किसने पढ़ा? तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने पढ़ा था इलाहाबाद में। घोषणा में कहा गया कि प्रशासनिक सेवाओं में किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा। तो उपयुक्त तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। दोनों कथन सही दिया गया। इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई घोषणा में प्रशासनिक सेवा में किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा घोषणा की गई कि भारतीय राजाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और अब अंग्रेजी राज में नए इलाके नहीं मिलाए जाएंगे। घोषणा में यह भी वादा किया गया था कि वे लोगों के पुराने अधिकारों तथा रीति रिवाजों को उचित सम्मान देंगे और न्याय, उदारता तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। राजाओं को सुरक्षा देने तथा मध्य वर्ग के लिए तरक्की के रास्ते खोलने का भी वादा किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छे बात इसमें लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश कालीन भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश कालीन भारत सरकार के संदर्भ में हमें कथन को देखना है। पहला कथन है, 1861 ईस्वी में बने कानून के तहत कार्यकारी परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई। दूसरा है, केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो ये दोनों कथन सही दिया गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर जो सी है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही दिया गया है। कथन 1 और 2 सही है। 1861 के कानून के तहत कार्यकारी परिषद, जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद हुआ करता था,
परिषद के सामान्य सदस्यों की संख्या में वृद्धि के साथ ही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। जब संविधान जब ये सब हम लोग कहाँ देखते हैं, अर्थात पढ़ते हैं संविधान का जो संवैधानिक विकास हो रहा था उसमें हम लोग देखते हैं 1773 से लेकर हम लोग देखते हैं 1858, फिर 1858 से लेकर 1947, 2 भाग में हम लोग देखते हैं संवैधानिक विकास। चलिए कहाँ आगे, हाँ, कभी कभी वफादार भारतीयों को भी इस परिषद में मनोनीत किया जाता था, अर्थात जो भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार होते थे उसको इसमें सम्मिलित किया जाता था। ज़्यादातर ये भारतीय प्रायः कौन होते थे, तो राजा, जमींदार या धनी व्यापारी होते थे, मगर विधान परिषद के कानून बनाने के अधिकार अत्यंत सीमित थे। केंद्रीय विधान परिषद को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 1861 ईस्वी के एक्ट के तहत प्रांतीय प्रशासन में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांत के लिए विधान परिषद बनाई गई। प्रांतीय विधान परिषदों को केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से अधिक अधिकार दिया गया। देखते हैं आगे। तीसरा कथन है, प्रांतीय विधान परिषद में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के अलावा 4 से 8 तक अतिरिक्त सदस्य होते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से जो है आपका केवल पहला और तीसरा कथन सही दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है देख लेते हैं। तो देखिए पहला कथन सही दिया गया जबकि दूसरा गलत है। प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों से भी अधिक सीमित थे। बाद में अन्य प्रांतों के लिए भी विधान परिषद बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत जो पहला कथन है, इसके तहत केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। दूसरा, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई। तो देखिए जनता द्वारा किया गया था, नहीं, जनता द्वारा नहीं किया गया था, तो यहाँ पे आपका ये तो गलत दिख रहा है, दूसरा नहीं होना चाहिए अगर सही पूछा जाएगा तो। तीसरा है, विधान परिषदों को कुछ अधिक शक्ति दिए गए। और चौथा जो कथन है, इसके तहत विधान परिषदों में कुछ सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने की भी मंजूरी दी गई। बिल्कुल सही है चौथा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, तो पहला, तीसरा और चौथा होना चाहिए, तो हो बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 नामक कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पारित किया था, 1892 में। और पहला और तीसरा चौथा कथन सही है जबकि दूसरा गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। काउंसिल में सरकारी सदस्यों के ही बहुमत था। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिए गए। तो 1892 में जो इसमें है प्रश्न पूछ सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए अधिकार दिए गए। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिए गए थे कब, 1892 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड से भारतीय सरकार पर नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंग्लैंड से ही भारतीय सरकार पर किस तरह नियंत्रण किया जा रहा था उस समय, उससे देखते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है उसे देखेंगे। तो पहला कथन है, 1870 ईस्वी में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राफ संबंध स्थापित होने से दैनिक विचार विमर्श संभव हो गया। दूसरा,
1969 ईस्वी में सुएज नहर खुल जाने से भूमध्य सागर और लाल सागर एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे इंग्लैंड और भारत के बीच जो दूरी है काफ़ी कम हो गई। बिल्कुल सही दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? दोनों कथन सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखिए 1870 ईस्वी में टेलीग्राफ संबंध स्थापित हो जाने से जहां एक और संचार व्यवस्था सुगम हो गई, वहीं 1859 ईस्वी में 69 ईस्वी में सुएज नहर के खुल जाने पर भारत और इंग्लैंड के मध्य की जो दूरी है काफ़ी कम हो चुकी थी। परिवहन और संचार के क्षेत्र में हुए इन सुधारों ने आज़ादी को कम कर दिया। सुधारों ने उस आज़ादी को कम कर दिया जो पहले भारत के गवर्नर जनरल को मिली हुई थी। जब भारत सचिव को भारत के बारे में अब क्या होता था, जैसे मतलब कुल मिलाकर एक तुरंत उसको अपडेट मिल जाया करता था। कुछ भी घटना होता था भारत में तो जो भारत सचिव था वहाँ इंग्लैंड में उसे तुरंत जानकारी मिल जाया करता था, तो उसे एक्शन लेने में उसे काफ़ी सहूलियत मिलता था। तो देखिए अब भारत सचिव को भारत के बारे में नवीन और त्वरित सूचनाएं प्राप्त होने लगी और भारत का प्रशासन अब उसकी सीधी देख रेख में आ गया। ब्रिटिश सरकार को होम गवर्नमेंट, स्वदेश सरकार कहा जाने लगा था उस समय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। अंग्रेजों द्वारा गठित स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंग्रेजों द्वारा गठित स्थानीय शासन के संदर्भ में हमें देखना है कथन। पहला कथन है 1882 ईस्वी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया गया। दूसरा कथन है 1800 ईस्वी के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया मगर उन्हें केवल धनी लोग ही वोट देकर चुनते थे। बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा देखते हैं कथन, भारतीय नेताओं ने गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की। तो भारतीय नेताओं ने गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था स्थापित करने की मांग की थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है, यही है क्वेश्चन। तो उपयुक्त में से जो हम लोग 3 कथन पढ़े, तीनों के तीनों कथन सही दिया गया है। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद स्थानीय शासन की ग्राम पंचायतों जैसी व्यवस्था टूट गई थी और 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएँ बनने लगी। इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण कार्य हेतु धन जुटाने के लिए कर लगाए, टैक्स लगाए। यह आवश्यक है कि स्थानीय मामलों को देखने वाली स्थानीय शासन संस्था में उस इलाके के लोगों के प्रतिनिधित्व हो, मगर अंग्रेजों द्वारा गठित स्थानीय शासन में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे। 1882 ईस्वी के बाद इन संस्थानों में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया मगर उन्हें केवल धनी लोग ही वोट देकर भेजा करते थे, चुनते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश भारत में वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश भारत में वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में हमें देखना है। तो पहला कथन है 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है। और प्रत्येक स्रोत से होने वाली अनुमानित आय का ब्यौरा तैयार किया गया। तो बजट में तैयार ही किया जाता है अनुमानित आय। अफीम तथा नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। ये भी सही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टैम्प ड्यूटी नामक कर लगाया गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से तीनों कथन सही दिया गया है। उपयुक्त सभी कथन सही है। 1860 ईस्वी में बजट व्यवस्था शुरू करने के कुछ साल बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघरों, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया। भू राजस्व
आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटा गया। अदालतों में मुकदमे चलाने हेतु मुद्रांक शुल्क नामक कर भी लगाया गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यूरोपीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की इकाइयों को मिला दिया गया। तो यूरोपीय और ब्रिटिश सैनिकों को मिला दिया गया था, बिल्कुल सही है। भारतीयों को 2 वर्गों में बांटा गया। तो भारतीयों को 2 वर्गों में बांटा गया, एक वर्ग वीर लड़ाकों का और दूसरा जो था दूसरा उनका जो वीर लड़ाके नहीं थे। तीसरा कथन भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक का अनुपात क्रमशः 1:2 रखा गया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो इनमें से कौन सा सही नहीं, तो आपका जो तीसरा कथन है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं। कथन पहला और दूसरा सही है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ऐसा विद्रोह पुनः ना हो, मतलब उसी प्रकार का जो 1857 का जिस प्रकार विद्रोह हुआ था उसको रोकने के लिए क्या किया था अंग्रेज ने, तो सेना का पुनर्गठन किया और 1859 ईस्वी में प्रांतों की पृथक सेनाओं का एकीकरण किया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार की समूची सेना को एक सेनाध्यक्ष के नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश और यूरोपीय सैनिकों की इकाइयों को मिला दिया गया। साथ ही वीरता के आधार पर भारतीय सैनिकों को 2 भागों में बांटा गया। भारतीयों को तोपखाने और शस्त्रागारों से अलग रखने का निर्णय लिया गया। जहाँ पे जो उसका बम बारूद वगैरह रहा करता था और तोपखाना वगैरह उससे दूर रखा भारतीय सैनिकों को निर्णय लिया गया। यूरोपीय सैनिकों की जो संख्या भी बढ़ाई। और तीसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात था क्रमशः 2:1 था, जबकि उसमें क्या दिया गया था 1:2 कथन में, इसलिए गलत हो गया। जो कि बाद में कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 5:2 भी कर दिया गया था भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 1857 ईस्वी के बाद सिविल सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष और फिर बाद में 19 वर्ष कर दी गई। देखते हैं। चलिए, ये तो कथन आपका सही है। दूसरा है 1886 ईस्वी के बाद प्रांतों के लिए सिविल परीक्षा बनी। तो दोनों कथन इसमें सही दिया गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 1886 ईस्वी के बाद प्रांतों के लिए सिविल सर्विस बनी। तो सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की जो उम्र है 1853 ईस्वी में 23 वर्ष थी और 1866 ईस्वी में इसे घटाकर 21 वर्ष और 1876 ईस्वी में 19 वर्ष कर दिया गया। इससे प्रतियोगिता में अंग्रेजों की बराबरी करने में भारतीयों को कठिनाई होने लगी। 1886 ईस्वी के बाद विभिन्न प्रकार की 3 सेवाएं बनी। उनमें एक पुरानी सिविल सर्विस थी जिसे इंडियन सिविल सर्विस ICS का नाम दिया गया। उच्च पदों के अधिकारी इसी सेवा के होते थे, वो अधिकतर अंग्रेज होते थे। प्रांतों के लिए भी सिविल सर्विस बनी। इसे प्रांतों के आधार पर नाम दिया गया। इसके अलावा पेशेवर कामों के लिए एक और सर्विस बनी, उदाहरण के लिए एजुकेशनल सर्विस, शिक्षा सेवा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 1857 ईस्वी के बाद भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1857 ईस्वी के बाद भारतीय राजाओं के प्रति ब्रिटिश नीति के संदर्भ में हमें देखना है कथन। पहला कथन है महारानी विक्टोरिया ने भारत की
सम्राज्ञी की पदवी 1876 ईस्वी के एक्ट के तहत धारण की थी। दूसरा, उत्तराधिकारी के नाबालिग होने पर राज का शासन अंग्रेज चलाते थे। तीसरा, राज के उत्तराधिकारी के हर मामले में ब्रिटिश राज सत्ता या भारत में उसके प्रतिनिधि वायसराय की अनुमति प्राप्त करना जरूरी हो गया। और चौथा कथन है, राजाओं को अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो उपयुक्त में से पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, और जबकि जो चौथा कथन है वो गलत है। देखते हैं इसका व्याख्या। भारत में ब्रिटिश प्रभु सत्ता 1876 ईस्वी के एक एक्ट में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। उसी के तहत 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि या पदवी धारण की थी। जिस समय भारत के कई भागों में भयंकर अकाल पड़ा, उसी समय राज दरबार इंपीरियल असेंबली का आयोजन किया गया। उसी राज दरबार में महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत की सामग्री पदवी धारण करने की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी से संबंधित मामलों का निपटारा ब्रिटिश सरकार करती थी। उत्तराधिकारी के नाबालिग होने पर राज का शासन अंग्रेज चलाते थे तथा उत्तराधिकारी के हर मामले में ब्रिटिश राज सत्ता या उसके भारत में प्रतिनिधित्व वायसराय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। अतः पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा तीनों सही दिया गया है। चौथा कथन है गलत। चौथा जो कथन वो गलत दिया गया, देख लेते हैं क्यों गलत है। क्योंकि भारतीय राजाओं की कोई अंतर्राष्ट्रीय हैसियत नहीं थी, वे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। राजाओं की सेनाओं भी अंग्रेज अफसरों के नियंत्रण में थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करके उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलिए इस चैप्टर का ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा गया? तो सिविल सर्विस को कहा गया। सिविल सर्विस को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा कहा गया। महत्व के सारे सरकारी पदों पर सिविल सर्विस के लोग ही नियुक्त किए जाते थे, इसीलिए इसको ये कहा गया इस्पाती चौखटा। चलिए हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 6 भी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।